अंबेडकर जयंती पर संविधान को लेकर सियासी संग्राम तेज है। एक तरफ सम्मान के दावे तो दूसरी तरफ संविधान पर हमले के आरोप। नमस्कार, मैं हूं नुपुर जारोली लोढ़ा और आप देख रहे हैं एजेंडा बेधड़क। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 136वीं जयंती के मौके पर राजस्थान की सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। एक तरफ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहेब का अपमान किया, उन्हें न तो टिकट दिया गया और न ही जीवन काल में उचित सम्मान मिला। यहां तक कि भारत रत्न भी उन्हें बाद में बीजेपी समर्थित सरकार ने दिया। तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि अशोक गहलोत ने पलटवार करते हुए कहा कि अंबेडकर साहब का संविधान निर्माण में योगदान इतिहास में दर्ज है, लेकिन जो लोग कभी उनकी विचारधारा को नहीं मानते थे, आज वही सत्ता में बैठकर उनकी जयंती मना रहे हैं और संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। दोनों नेताओं के इन तीखे बयानों के बाद प्रदेश की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो चुका है और अंबेडकर जयंती पर भी सियासी टकराव खुल करके सामने आया है। तो आज बहस इसी पर। कांग्रेस के लोगों ने बाबा साहब का अपमान किया, बाबा साहब को उन्होंने उसके बाद टिकट की बात आई, टिकट नहीं दिया और उनको हराने की कोशिश की और उन्होंने उनको भारत रत्न भी नहीं दिया। लेकिन गांधी परिवार खुद को भारत रत्न देने में व्यस्त रहा। बाबा साहब को भूल गए, नेहरू जी और इंदिरा जी को मिल गया, परंतु बाबा साहब की याद नहीं आई। उनके जीवन काल में कभी भी कांग्रेस ने उन्हें उचित सम्मान नहीं दिया। वो आज बाबा साहब की बात कर, आज जो ये नए नए सत्ता में आए हैं, कभी बाबा साहब अम्बेडकर के नाम नहीं लिया है। बाद में बने उनके लिए कुर्ती किए होंगे, अब तो स्तुतिगान करते होंगे। फिर झंडा तक नहीं फैलाया आने से अपने हेडक्वार्टर पर, उसको मानते नहीं, संविधान को नहीं मानते थे, अब मानने लगे। और चलिए अब चर्चा का आगाज करें। इससे पहले तमाम मेहमानों से आप लोगों का तारुफ मैं करवा देती हूं। हमारे साथ में एडवोकेट ललित लखावत जी जुड़े हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर मुखातिब हुए हैं। पौरुष भारद्वाज जी हमारे साथ में कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर मुखातिब हुए हैं और जीएल वर्मा जी हमारे साथ में बतौर सामाजिक चिंतक के तौर पर मुखातिब हुए हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा का आगाज सीधे बीजेपी के प्रवक्ता के साथ में यानी कि ललित जी आप ही के साथ में करना चाहूंगी। एक बात बताइए, आज जिस तरह से जगह जगह पर हर जगह चाहे जिले हो, हर शहर में अंबेडकर जयंती मनाई जा रही है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज ही के दिन सियासत भी बहुत तेज गरमाई है। चाहे बीजेपी और कांग्रेस दोनों बयानबाजी कर रही है, मानो ये तस्वीर अभी तक साफ नहीं हो पाई है कि अंबेडकर किसके। क्या इस बात की लड़ाई करना अच्छी बात है? इस बात पर सियासत होना अच्छी बात है? जी, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। अंबेडकर जी को लेके जो कांग्रेस ने एक घटिया राजनीति खेलना शुरू किया है वो निंदनीय है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख कार्यक्रम हैं उनमें अंबेडकर जी का जन्म दिवस और परिवार दिवस दोनों ही शामिल है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्य कार्यक्रम है उसमें अंबेडकर जयंती मनाना और परिवार दिवस मनाना अहम कार्यक्रम रहते हैं। उसी कड़ी में ये कार्यक्रम मनाए गए हैं। सबसे बड़ी, अगर अंबेडकर जी के साथ किसी ने अगर धोखा दिया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। इसकी शुरुआत मैं करता हूं कि 1952 में जब पहला चुनाव हुआ था तो नेहरू जी ने जाके अंबेडकर जी को हराने का प्रयास किया था और 74,333 जो मतपत्र थे उनको अवैध घोषित किया था और जो कैंडिडेट वहां 1952 में जीत के आए थे उनको पद्म भूषण से सम्मानित किया था। ये कांग्रेस का चरित्र है। कांग्रेस का चरित्र इतना गंदा है, जब 1956 में बाबा साहब की मृत्यु हुई तो उनको जहां 26 अलीपुर रोड पे रहते थे, दिल्ली में कोई स्थान इन्होंने उपलब्ध नहीं कराया, विशेष विमान से वहां भेजा और जब उसके बाद भी उनकी पत्नी को उस विमान का किराया भेज दिया गया था। इस तरीके से बाबा साहब का हर कदम पर अपमान करने का काम इन्होंने किया है। बाबा साहब चूंकि बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, लेकिन कभी भी उनको कैबिनेट में आने नहीं दिया और उनको जो भी आर्थिक सुधार के विषय थे उनसे दूर रखा, क्योंकि नेहरू जी कभी नहीं चाहते थे कि मेरे समकक्ष कोई दलित नेता उभरकर यहाँ भारत की राजनीति में आए।
इन्हीं सब चीजों को 1954 का चुनाव देखो, वहां पे फिर से हराने का काम किया। कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहब के साथ दुर्व्यवहार की राजनीति की है। वहीं पे भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब के सम्मान में पंच तीर्थ बनाकर उनको उचित सम्मान देने का काम किया। 1956 में 26 अलीपुर रोड को राष्ट्रीय स्मारक बनाने की प्रस्ताव वहां पे नेहरू जी के सामने आया था। नेहरू जी ने उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। 2016 में मोदी जी ने उस प्रस्ताव को स्वीकार किया और 2018 में बनकर वो तैयार हुआ। ठीक है, पहले शुरुआती रिएक्शन सबसे ले लेती हूँ। पौरुष जी, आपने बीजेपी के प्रवक्ता को सुना होगा। बीजेपी के प्रवक्ता के अलावा साफ शब्दों में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी कह चुके कि पहले तो आप लोग अपमान करते हैं और उसके बाद में आप जोरों शोरों से जिक्र कर रहे हैं। किस मुंह से? पौरुष जी। देखिए, अब नुपुर जी, देश का दुर्भाग्य है कि पहले बीजेपी के कार्यकर्ता तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बातें करते थे जो करते थे, परंतु देश का दुर्भाग्य इस मायने में कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भी जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बातें करने लग गए और इतिहास का जो है उन्हें लेश मात्र भी ज्ञान नहीं है। जिसको इतिहास जिसने सीरियसली पढ़ा है, और मुझे लगता है नुपुर जी हमने सबने पढ़ा है, हमें सबको पता है कि है ना, कांग्रेस पार्टी वो पहली पार्टी थी कि जिसने डॉक्टर अंबेडकर साहब को जो है संविधान सभा का पहले उसको मेंबर निर्वाचित कराया और उस समय मुंबई से कांग्रेस के एम.आर. जैकब साहब जो थे वो संविधान सभा के मेंबर थे। हमने पहले उनका इस्तीफा करवाया, उसके बाद अंबेडकर साहब को उसका मेंबर बनाया, उसके बाद में संविधान की जो ड्राफ्ट कमेटी थी हमने उसका चेयरमैन बनाया और आज देश के संविधान का पूरा श्रेय डॉक्टर अंबेडकर साहब को जाता है तो वो कांग्रेस की वजह से जाता है। अंबेडकर साहब के जो मूल्य थे, समानता, भाईचारा, छुआछूत के खिलाफ वाला माहौल और जो धार्मिक सद्भावना और जितने भी जो अंबेडकर साहब के मूल्य थे उन पे जो है कांग्रेस राजनीति करती है, भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। और अभी हमारे मित्र जो अभी भाजपा के प्रवक्ता है, मुझे लग रहा है कि इनको भी थोड़ी सी जानकारी ले लेनी चाहिए, इतिहास पढ़ना चाहिए। आप बिना इतिहास पढ़े टीवी पर आ जाते हैं, दर्शक आपकी हंसी उड़ाते हैं। आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने उनको कैबिनेट में नहीं दिया। आपको जान करके नुपुर जी, आपको जान करके खुशी होगी कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी थी कि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने खुद की एक अलग पार्टी बना ली थी, राजनीतिक पार्टी। उसके बावजूद उनका देश को उनका महत्व समझते हुए, देश के लिए उनका महत्व समझते हुए उनको देश का प्रथम विधि मंत्री बनाया। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मैं आपसे बात कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी बातें करती थी। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी की तो पहली बात तो कि संविधान में बिल्कुल ही आस्था नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जैसे वो पहले जब है ना, जब उन्होंने देश का संविधान बनाया था, तब देखिए ये जो बीजेपी के सावरकर और गोवलकर जो इनके पूर्ववर्ती विचारधारा के लोग थे, इन्होंने कहा कि ये संविधान के बारे में कहा कि ये विदेशी है, उसमें भारतीय जैसा कुछ नहीं है और इसको जो है हिंदू विरोधी है और देश के संघीय ढांचे के खिलाफ है। और आपको ध्यान होगा कि आज भारतीय जनता पार्टी बड़ी बेशर्मी से महिला सशक्तिकरण की बातें करती है, जब देश के पहले विधि मंत्री डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कांग्रेस की सरकार के समय महिला सुधार के लिए, महिलाओं का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए, महिलाओं के पक्ष में जब वो कानून लेकर के आए थे, तो इसी भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती हिंदू महासभा और आरएसएस ने उनकी शव यात्रा तक जो है, उनके पुतले की शव यात्रा तक निकाली थी और मजबूर होकर के भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ में जीएल वर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। आपका ओपिनियन बेहद महत्वपूर्ण है। आप ही हकीकत बता सकते हैं कि हकीकत क्या कुछ है? समानता एक और एक सम्मान और मान सम्मान, क्या वाकई में आज जिस तरह से अंबेडकर बाबा साहेब की जयंती मनाई जा रही है, इस मौके पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या वाकई में समानता के मौके मिलते हैं और मान सम्मान मिलता है? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को अंबेडकर जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। देखिए, ये जो मुद्दा है कि भारत रत्न को लेके बात हुई, चुनाव को लेके बात हुई, ये सही है कि डॉक्टर अंबेडकर पर चर्चा आज़ादी के करीब 50 साल बाद में शुरू हुई। पहले इतनी चर्चा नहीं होती थी क्योंकि जो वोट बैंक है अनुसूचित जाति जनजाति का, जो करीब इंडिया में 25% जो वोट है, उसको लुभाने के लिए सभी पार्टियां जो है काम करती हैं और वोट लेने के लिए सभी को अधिकार है कि वो योजनाएं भी लाएं, प्रचार भी करें। लेकिन अंबेडकर साहब को ये नहीं था कि मुझे भारत रत्न मिले या क्या हो। वो ये जो 25% जनता ही नहीं, पूरे देश के लिए चिंता करते थे। 50% महिलाओं के लिए जो उन्होंने काम किया संविधान के माध्यम से, उसको आप भुला नहीं सकते हो। 25% अनुसूचित जाति जनजाति से लेके मतलब भारत के आर्थिक क्षेत्र में हो या मतलब उनको आप किसी एक जो न तो किसी पार्टी के साथ बांध सकते हैं, न किसी जाति के साथ, न किसी धर्म के साथ में, वो सबसे ऊपर थे। हाँ, लेकिन जो भी सरकारें रही है, राजस्थान में हो, भारत में हो, उनको अभी भी हम समझते हैं कि वो सम्मान नहीं मिला है जो मिलना चाहिए।
आपको एक दो मैं उदाहरण दूंगा जी। कि आज राजस्थान सरकार ने बहुत बड़ा कार्यक्रम किया, हम उसका स्वागत करते हैं। इससे अंबेडकर साहब के बारे में लोगों को और अधिक जानने को मौका मिलता है। लेकिन जयपुर में एक अंबेडकर सर्किल है, वहाँ पर अंबेडकर जी की प्रतिमा है, उसको एक ऐसे कोने में बैठा रखा है जहाँ अंधेरा ही अंधेरा रहता है, घास फूस तक कटती नहीं है। और मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि हमने सरकारों को बार बार लिखा है कि यहाँ रोशनी की व्यवस्था हो, साफ सफाई की व्यवस्था हो। अंबेडकर जयंती से एक दिन पहले, परिनिर्वाण दिवस से एक दिन पहले प्रशासन को याद आता है और बाकी दिन जो है वो अंधेरे में पड़ी रहती है। तो अंबेडकर साहब के लिए जो है आज भी हमारे विधानसभा में जो है ना जगह नहीं मिली है कि अंबेडकर की प्रतिमा लग जाए। तो खाली एक भारत रत्न और इन चीज़ों से कुछ नहीं होगा। बाबा साहब चाहते थे कि राष्ट्र की भी प्रगति हो और राष्ट्र में जो ये 25% अनुसूचित जनजाति और जाति के जो पिछड़े लोग रह गए हैं उनको मुख्य धारा में लाना बहुत ज़रूरी है। और आज भी उनको मुख्य धारा में लाने के लिए काम कम हो रहे हैं, हमारा ऐसा है विश्वास। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा कि आज जैसे अंबेडकर जयंती पे अगर बहुत बड़ी घोषणा हो जाती कि हमारे जो छात्र हैं, गरीब छात्र हैं जिनको स्कॉलरशिप मिलती है, कि मैं 7 दिन के अंदर जो है ना सरकार उनकी स्कॉलरशिप पूरी कर देगी, भेंट कर देगी, भुगतान कर देगी। आपको मैं बताऊं कि ये एक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति होती है, उसमें केंद्र सरकार से आता है 60% पैसा, वो लाखों छात्रों का कई वर्षों से पेंडिंग पड़ा है। तो जो हमारा जो गरीब व्यक्ति है उसको उसकी पीड़ा समझिए जो है। हम खाली भारत रत्न पे चर्चा करके और समाप्त कर देते हैं। बाकी समाज के लिए जो है अंबेडकर ने ये तो नहीं सोचा था कि उत्थान नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। आप ही की बात का जवाब ललित जी, आपने आप पूरा अच्छी तरह से सुना भी होगा। मुझे लगता है आपको ये तमाम पॉइंट जो है वो नोट डाउन भी कर लेने चाहिए। ललित जी एक बात बताइए, जो कि जीएल साहब का ही सवाल था, आप लोगों ने मुख्य धारा में लाने के लिए क्या कुछ जो है वो कदम उठाए? ठीक है, आप लोगों ने भारत रत्न की बात की, लेकिन उन्होंने कहा ये तो बात अच्छी है ही, लेकिन मुख्य धारा में लाने के लिए क्या कुछ कदम उठाए, वो उपलब्धियां क्या कुछ रही? आज क्या जयंती मना लेने से क्या फायदा मिल जाएगा? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि भारत जो पिछड़ा वर्ग है, SC ST का वर्ग है, उसको मुख्य धारा में लाना चाहिए। उसी दिशा में केंद्र की मोदी सरकार, भाजपा सरकार और राजस्थान सरकार इस दिशा में कदम उठाए हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण, क्योंकि अंबेडकर जी की थ्योरी थी कि जो दलित वर्ग है वो मुख्य धारा में आए और वो स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने। इसी दिशा में आपने देखा हो कांग्रेस के समय में बैंक में खाता खुलाना एक बड़ा टेढ़ा काम था। सबसे पहली शुरुआत मोदी जी ने जनधन खाता खुलवाने से की, शौचालय निर्माण से की, उसके बाद उज्ज्वला योजना से की, मुद्रा योजना से की, स्टैंड अप इंडिया जैसी योजनाएं चला के जो गरीब तबका है उसको आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इससे आज हर व्यक्ति, हर महिला मुख्य धारा में आकर अपना जीवन यापन सुधारने में संपन्न हुई है। 80 करोड़ लोगों तक प्रति माह जो गेहूं मिल रहा है उससे भी जो, क्योंकि अधिकतर जो गरीब तबका है वो अनुसूचित जाति वर्ग से आता है, तो इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही काम किया है। क्योंकि लेकिन उसके बावजूद भी सेटिस्फेक्शन नहीं है। जो जीएल वर्मा साहब ने जो पॉइंट्स बताए हैं, क्या आपको नहीं लगता उन पर काम करने की आवश्यकता या हो चुके हैं? जी बिल्कुल, बाबा साहब के सम्मान में पिछले 11 साल में जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किए हैं और निरंतर जहां जहां लगेगा कि यहाँ पे बाबा साहब के सम्मान में ये और होना चाहिए, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी तत्पर है, केंद्र की सरकार तत्पर है और कहीं पर भी बाबा साहब के सम्मान में किसी तरीके की कमी नहीं रखी जाएगी। बिल्कुल ललित जी, चलिए अच्छी मंशा है। अब आगे देखना है कि तस्वीरें किस तरह की देखने को मिलेगी। चलिए कांग्रेस के प्रवक्ता के पास में मैं आऊंगी। पहले कांग्रेस ने बाबा साहेब को टिकट नहीं दिया, फिर हराने की कोशिश की, ये बात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहते हैं और उसके बावजूद आप लोग इतना मुखर तरीके से बोलते हैं। देखिए, मैं आपसे इसी बात को भी पहले शुरुआती दौर में भी मैंने ये बात की थी कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को या तो इतिहास की नॉलेज नहीं होती या फिर ये कुछ भी जो है मनगढ़ंत आरोप जो है वो राजनीति करने के लिए लगाते हैं। सबको ये चीज पता है कि कांग्रेस ने जो है आगे बढ़कर के उनको संविधान की ड्राफ्ट कमेटी का चेयरमैन बनाया, उनको पहला देश का विधि मंत्री बनाया, परंतु अंबेडकर साहब का एक ये कानूनी अधिकार था कि वे खुद की राजनीतिक पार्टी की स्थापना करें। तो देखिए, उन्होंने खुद की पार्टी के जो है 35 लोगों को जो है चुनाव लड़वाया, उसमें से 2 लोग चुनाव जीते, वो खुद भी अपनी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़े और हार गए।
अब मुझे आप बताइए कि आज अगर कांग्रेस चुनाव लड़ती है, बीजेपी चुनाव लड़ती है, कल को मोदी जी चुनाव लड़ते हैं, कांग्रेस पार्टी उनके खिलाफ कोई कैंडिडेट खड़ा करती है, और अगर कल को मोदी जी चुनाव हार जाते हैं, या फिर मोदी भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस के बड़े नेता के खिलाफ चुनाव में प्रत्याशी खड़ा करती है और वो चुनाव हार जाते हैं, तो क्या भविष्य जो है वो इतिहास के नाते कांग्रेस को या बीजेपी को दोष देगा कि साहब आपने उनके सामने कैंडिडेट खड़ा क्यों किया? तो ये तो कोई सैद्धांतिक बात नहीं होती। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि देखिए भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े दावे करती है अम्बेडकर साहब पे। अम्बेडकर साहब पे इनके पूर्ववर्ती नेताओं के क्या विचार है, मैं आपको तथ्यों के आधार पर बताना चाहूंगा कि इनके पूर्व केंद्रीय मंत्री हुआ करते अरुण शौरी जी, उन्होंने कहा कि अम्बेडकर को इतिहास द्वारा, देश द्वारा दिए गए सम्मान की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि वर्शिपिंग फॉल्स गॉड नाम की उन्होंने पुस्तक लिखी, और उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति गहरे नीले रंग की पोशाक पहने संविधान के प्रति संविधान के प्रति पकड़े हुए उनके प्रतिमा शहर दर शहर क्यों लगा दी गई? और दूसरी बात, जब अटल जी की सरकार थी, जब वर्ष 2000 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो है बाबा अंबेडकर साहब द्वारा बनाए गए संविधान की समीक्षा करने के लिए JMR वेंकट चलैया आयोग का गठन किया। अब आप बताइए, एक तरफ तो ये संविधान को बदलने की बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने, तो बाकायदा आयोग बनाया। ठीक है, आपके इस पॉइंट का भी मैं रिएक्शन लूंगी, लेकिन आप ये बताइए 1990 से पहले आप लोगों का अच्छा खासा वर्चस्व लंबे समय तक रहा, आप लोग लगातार संविधान की रक्षा की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, तो ऐसे में एक बार भी जहन में नहीं आया कि उन्हें भारत रत्न दे दिया जाए? देखिए नुपुर जी, बड़े नेताओं को श्रद्धांजलि जो होती है वो उनके विचारों का समर्थन करने से होती है, उनके विचारों को लागू कराने से होती है। बाबा अम्बेडकर साहब के द्वारा लिखित संविधान की जो मूल भावना थी, जिसमें सामाजिक समरसता, धार्मिक सद्भाव, हमने उस पर काम किया लंबे समय तक। हमने जो है जो आप 5 काम गिनवा दीजिए। पौरुषी सुनिए, आपको मौका दे रही हूँ, आप 5 काम गिनवा दीजिए क्या कुछ किए हैं जिसके जरिए समानता का अधिकार मिला और मान सम्मान भी मिला, वो 5 काम गिनवा दीजिए। देखिए निश्चित तौर पे जो है संसद में और लोकसभा में जो है वो दलित समाज को और आदिवासी समाज को हमने आरक्षण देने का काम किया। उसके बाद में जो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा हमने पंचायतों में और नगर निकायों में दलित वर्ग के और आदिवासी वर्ग के पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाओं को भी हमने आरक्षण देकर के उनको गाँव का सरपंच बनाने की पहल करी, हमने उनको पंचायत समिति का प्रधान बनाने की पहल करी, हमने उनको जिला प्रमुख बनाने की पहल करी, हमने उनको मेयर बनाने की पहल करी। और इसके अलावा देखिए समस्त सरकारी नौकरियों में हमने उनका एक हिस्सा निश्चित किया ताकि जो वर्ग जो पिछड़ा हुआ रह गया, चाहे वो कहीं छुआछूत के आधार पर पिछड़ा रह गया या फिर शिक्षा के आधार पर पिछड़ा रह गया, वो हमारे बराबर में बैठे, वो हमारे बराबर में काम करे। और आज देखिए कि एक समय कहा जाता है, अम्बेडकर साहब ने खुद ने इस बात अपनी जीवनी में कही कि मुझसे भी छुआछूत होता था। यानी आप समझिए कि जो अम्बेडकर साहब पढ़ने के लिए विदेश गए थे और उस जमाने में जब उनके साथ छुआछूत होता था, और आज जो है सभी लोग एक कार्यालय में बैठ करके एक ही थाली में खाना खाते हैं। आप बात को गलत तरीके पर ट्रैक कर रहे हैं। मैंने तो ये पूछा, आप अपने 5 काम गिनवा दीजिए, आपने क्या कुछ किए हैं जिसमें समानता। मैंने बताया ना विधानसभा में, हाँ बताया ना मैंने, विधानसभा में हमने आरक्षण दिया, हमने लोकसभा में आरक्षण दिया, हमने पंचायतों में आरक्षण दिया, हमने जो है नगर निकायों में आरक्षण दिया, हमने सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया। हर जगह हम तो अम्बेडकर साहब की टीम पे चल रहे हैं। वर्मा जी, हकीकत आप बताएंगे। इनके एक बार कांग्रेस प्रवक्ता का मैं जवाब दूंगा। हर बार बोलते हैं कि इस सवाल का जवाब लीजिए नुपुर जी, इनसे आप इस बात का जवाब लीजिए कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने 2000 में JMR वेंकट चलैया आयोग क्यों बनाया था? अगर इनको जानकारी हो सकते बोलेंगे जीएल वर्मा जी हमारे साथ में लगातार बने रहे। पौरुषी, सबको बराबर का मौका देना पड़ेगा। जीएल वर्मा जी आप बताइए, लगातार कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि भाई हमने आरक्षण पर बहुत ही गहनता के साथ में काम किया है, क्या आप उस काम से सेटिस्फाई है और आपकी क्या कुछ डिमांड्स जो है वो है कि नहीं यहाँ पर लूप है और इसको ठीक कर देना चाहिए? देखिए, राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर हर 5 साल बाद में कभी कांग्रेस की और कभी बीजेपी की सरकार आती है। इसलिए जो आपने बात रखी है ये मैं कहूँगा दोनों पार्टी पे लागू होती है, क्योंकि ये सभी सत्ता में रहे हैं पिछले 20, 25, 30 साल में। हर 5 साल में यहाँ सत्ता बदलती आ रही है और ये दोनों पार्टी ही उसमें आती है। अब नौकरियों में आरक्षण की बात हो रही है, मैं दोनों ही प्रवक्ताओं से अनुरोध करूँगा कि ये बताएं कि आज आज़ादी के इतने सालों बाद में भी जो विश्वविद्यालय हैं उनमें आरक्षण रोस्टर क्यों नहीं बन रहे हैं? अब आरक्षण रोस्टर बन नहीं रहे हैं इसलिए वहाँ हमारे प्रोफेसर्स नहीं बन रहे हैं, प्रोफेसर्स नहीं बन रहे हैं तो हमारे कुलपति नहीं बन रहे हैं। तो सरकारी तो दोनों की रही है ना। आपने कहा सरकारी नौकरियाँ, सरकारी नौकरी का कहने की बात अलग है और देने की बात अलग है। मैंने आपको कुछ पूछी थी रिजर्वेशन को लेकर, तो यूनिवर्सिटी का एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि दोनों की सरकारें हैं।
लेकिन आज 28-30 यूनिवर्सिटी में से भी मुश्किल से 3-4 यूनिवर्सिटी में कोई रोस्टर बना है, बाकी में क्यों नहीं बनता है। और मैं जिम्मेदारी के साथ इसलिए कहता हूं कि ये मुद्दा मेरे जैसे व्यक्तियों द्वारा सरकारों के समक्ष बार बार लाया गया है, लेकिन नहीं होता है। भाई क्यों नहीं होता है? यूजीसी अगर नहीं होता है तो यूजीसी इनकी ग्रांट बंद क्यों नहीं करती है? अगर ये सरकार की पॉलिसी नहीं लागू कर सकती है तो फिर इन पे ताले लगने चाहिए। दूसरी बात आपको कहूं कि जो है ना, हमारे साथ में भेदभाव जो है, मतलब सरकारें भी बहुत अच्छे तरीके से करती है। अब आप अंबेडकर साहब का आज जन्मदिन है, अंबेडकर पीठ है यहाँ मुंडला में, उसमें एक विदेश में पढ़ाई की योजना है, उसमें करीब 25 लाख रुपए की फेलोशिप या छात्रवृत्ति मिलती है और खाली 5 छात्र उसमें जा सकते हैं साल में। 10-15 साल में भी आज तक एक छात्र नहीं गया उस स्कॉलरशिप को लेके, क्योंकि 25 लाख में विदेश में पढ़ाई करके आना 3-4 साल मुश्किल है। तो आज तक एक भी नहीं लिया। हमने सरकारों से कहा कि इसको रिवाइज करिए, आपने दूसरे जो अनारक्षित वर्ग है उसके लिए तो बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं बनवाई है। पहले राजीव गांधी के नाम से विदेश में पढ़ने की योजना आई, उसको फिर विवेकानंद से बदल दिया, उसमें रिजर्वेशन दिया नहीं, 1.5 करोड़ तक की उसमें जो है ना वो दी जा रही है व्यवस्था पैसे की। तो जब सरकार की 2 योजनाएं हैं, एक अनारक्षित वर्ग के लिए, एक आरक्षित वर्ग के लिए, तो उसमें भी हमारे साथ छुआछूत क्यों किया जा रहा है? हमें बहुत पीड़ा होती है। और हम इसलिए कह रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने खुद लिख के दिया है बार बार सरकारों को कि भाई आपकी ये 2 योजनाओं हैं, तो ये अछूतों जैसा व्यवहार जो है अनुसूचित जाति की जो है ना स्कॉलरशिप पे क्यों किया जा रहा है। ऐसे में आपको 10-20 जितने पॉइंट कहो मैं गिना सकता हूँ। ठीक है ललित जी, आपके पास में होंगे। जीएल वर्मा जी ने बहुत अच्छे से जो है वो ब्रीफ किया है, अपनी मांग रखी है कि अब वाकई में ये भेदभाव होता है, और होता है तो बहुत अफसोस की बात है, लेकिन इसे ठीक करने के लिए आप लोग क्या करें, और आरक्षण रोस्टर को लेकर के क्यों सुनवाई नहीं हुई है, क्यों उन्हें हताश लौटना पड़ा। और एक जो पूर्व सीएम ने बयान दिया कि आप लोग लगातार संविधान की बात करते हैं लेकिन उसके बावजूद जो है चुनाव तो समय पर करवा नहीं पाते, क्या वो संविधान का हिस्सा नहीं? इन दोनों बातों का जवाब दीजिए। जी, भारतीय जनता पार्टी की जब केंद्र में सरकार बनी तो जो छात्रवृत्ति 1100 करोड़ आती थी उसको बढ़ाकर 6 गुना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और रोस्टर प्रणाली की ये सतत प्रक्रिया है, उसमें सुधार हो रहा है। यूनिवर्सिटी के जो अभी वीसी बने हैं उसमें भी एससी वर्ग के वीसी नियुक्त किए गए हैं। कांग्रेस के समय में ये नियुक्ति नहीं की गई। और जो एक कांग्रेस के प्रवक्ता जो बीच में बोल रहे थे संविधान बदलने के झूठे आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगाते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि 106 अब तक संशोधन हुए हैं, जिसमेमें 75 से ज्यादा संशोधन कांग्रेस पार्टी ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए किए हैं। इसमें बहुत पहला संशोधन था 1951 में, 24वां 25वां संशोधन और 42वां संशोधन में तो संविधान की आत्मा को मारने का काम इन्होंने किया था इस तरीके से। और 39वां संशोधन जो बिना किसी बहस के लोकसभा और राज्यसभा में पारित कर दिया गया और 2 दिन बाद ही राष्ट्रपति के उस पर हस्ताक्षर करके उसको पारित कर दिया गया। इस तरीके से संविधान का मजाक उड़ाने का काम किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। राहुल गांधी केवल खाली किताब लेके कांग्रेस संविधान लिखे हुए लेके घूमते हैं और भ्रमित करते रहते हैं कि हम ये कांग्रेस आएगी तो संविधान बदल देंगे। सही मायने में कांग्रेस अगर संविधान का कत्ल किया है तो आपातकाल लगाकर इंदिरा गांधी जी और कांग्रेस की सरकार ने किया है। भारतीय जनता पार्टी ने जो भी संशोधन किए हैं देश हित में किए हैं, जनता की भलाई के लिए किया है। ठीक है ललित जी, लेकिन कांग्रेस भी लगातार आरोप लगाती आई है कि आप लोग भी बराबर संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते हैं। ये आरोप लगातार कांग्रेस लगाती आई है। बहरहाल पौरुष जी से मैं रिएक्शन लूंगी। पौरुष जी, बहुत सारी बातें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कही और उनमें से एक बात यह भी है कि आप लोगों ने इतना शासन किया उसके बावजूद सामाजिक न्याय के पुरोधा के साथ अन्याय और मजबूरन मंत्रिमंडल से उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ता है अंबेडकर जी को। ये बातें भी बीजेपी लगातार कह रही है। देखिए, मैं पुनः इस बात को कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी को इतिहास पढ़ने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री जी जो है उन्होंने अगर इतिहास पढ़ा होता तो उनको पता होता कि जब अंबेडकर साहब के द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए हिंदू कोड बिल 1949 लाया गया था और जब भारतीय जनता पार्टी के पूर्ववर्ती हिंदू महासभा और आरएसएस ने उनके पुतले की शव यात्रा निकाली थी और उनका घोर दिल्ली में विरोध किया था, उससे आहत होकर के जो है अंबेडकर साहब को मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा था। ये तथ्यों पे, रिकॉर्ड में, इतिहास के ऊपर है। और भारतीय जनता पार्टी बड़ी बेशर्मी से कांग्रेस पर आरोप लगाती है। ये लोग इस बात को क्यों नहीं कहते कि जैसा कि अभी वर्मा साहब ने कहा कि लाखों छात्रवृत्तियां पेंडिंग पड़ी हुई है। ठीक है, चलिए पौरुष जी, आरोप प्रत्यारोप से इतर एक बात करते हैं। पौरुष जी, आरोप प्रत्यारोप से इतर एक बात करते हैं। आप क्या सुझाव देना चाहेंगे सरकार को? यदि आपकी सरकार होती तो अब ये काम करती,
इस तबके के लिए, इस खास तबके के लिए, तो आप क्या सुझाव देंगे कि ये काम होने चाहिए जिससे पूरी तरह से इस वर्ग को समानता का अधिकार मिले और हर जगह मान सम्मान मिले? पौरुष जी। देखो, हम तो भारतीय जनता पार्टी से ये कहना चाहेंगे कि आप दलित वर्ग पर और हमारे ऊपर ये एहसान करो कि आप हमारी जो भी स्कीमें जो चल रही थी ना, उनको आप एज इट इज चलने दो। उनकी ना तो आप धन में कटौती करो, ना आप उनके साथ छेड़छाड़ करो, क्योंकि आपकी स्थिति बंदर और माली वाली है कि माली किसी काम से कहीं चला गया था और बंदर को बाघ संभला गया था और बंदर ने जो है पानी देने के चक्कर में पूरे बाघ को उजाड़ दिया। तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे द्वारा जो स्कीमें जैसी चल रही थी उनको वैसे चलने दो। निश्चित तौर पर जो है दलित वर्ग का भी कल्याण होगा, देशवासियों का भी कल्याण होगा, उसके साथ कोई छेड़छाड़ मत करो आप लोग। ठीक है, चलिए, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही बेबाकी के साथ में इस मुद्दे पर बातचीत की। अंबेडकर जयंती पर आज जगह जगह पर कार्यक्रम हुए हैं, लेकिन राजस्थान की सियासत भी आज गरमाई हुई है क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी इस मुद्दे पर आमने सामने है। लेकिन ये मुद्दा सिर्फ सियासत से जुड़ा नहीं होना चाहिए। ये मुद्दा ये है कि आखिरकार भविष्य में तस्वीर कब बदलेगी। जो आज हम जयंती मना रहे हैं वो धरातल पर उसका मनाना कब सार्थक होगा, ये भविष्य में देखने वाली बात है। फिलहाल इस शो में इतना ही। आप देखते रहिए सच बेधड़क। नमस्कार। जिन्होंने हमेशा कांग्रेस के लोगों ने बाबा साहब का अपमान किया, बाबा साहब को उन्होंने उसके बाद टिकट की बात आई, टिकट नहीं दिया और उनको हराने की कोशिश की और उन्होंने उनको भारत रत्न भी नहीं दिया। लेकिन गांधी परिवार खुद को भारत रत्न देने में व्यस्त रहा। बाबा साहब को भूल गए, नेहरू जी और इंदिरा जी को मिल गया, परंतु बाबा साहब की याद नहीं आई। उनके जीवन काल में कभी भी कांग्रेस ने उन्हें उचित सम्मान नहीं दिया। वो आज बाबा साहब की बात करते। आज जो ये नए नए सत्ता में आए हैं, कभी बाबा साहब अम्बेडकर के नाम नहीं लिया है। बाद में मैंने उनके लिए कुर्ती किए होंगे, अब तो स्तुतिगान करते होंगे। फिर झंडा तक नहीं फहराया आने से अपने हेडक्वार्टर पर। उसको मानते नहीं, संविधान को नहीं मानते थे, अब मानने लगे।